एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। एग्जाम इनसाइट पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 1200 से 1300 होगी। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने 1200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और जो लोग नए हैं, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से मिल जाएगी, पहले उसको देखिए। वहाँ से आपके 1200 से ज़्यादा, मतलब 1200 से अगर 4 को गुना करिए ना तो इतने क्वेश्चंस आप लोगों के बन जा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो मैथ्स अच्छी होगी ना आप लोगों की, तो आप लोग यहाँ से समझ ही सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे बन जा रहे हैं। ना कि सिर्फ बिहार दरोगा, बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उस टाइप वहाँ के मतलब जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप आराम से पलट के देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट से आपको मिलेंगे। आप लोग को नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा झूठ बोला जा रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये बिना किए तो आप लोग जाइएगा नहीं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत फैक्चुअल होते हैं जिसको याद करना होता है। जैसे फेबियन आंदोलन से कौन रिलेटेड है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। आगे है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो लगान नहीं देने का आंदोलन तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि आपको ना लगान नहीं देना चाहिए रॉलेट एक्ट के विरोध में। आगे है, द एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था इसको? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन आर्म्स एक्ट या ऑप्शन डी अल्बर्ट बिल। तो क्या बोला जाता था? ये बोला जाता था आपको रॉलेट एक्ट। और इसको ना भारत में काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। अगर पूछे कि काला कानून किसको बोला जाता था, तो 1919 के रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोला जाता था भारत में। आगे देखते हैं, वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था? तो ये कौन थे? ये थे आपको अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे ये? अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद छात्र विद्वान थे। आगे देखिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी सीआर दास ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने या ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और कब रखा था? तो 1906 में रखा था। कलकत्ता सेशन 1906 वहाँ पे रखा था। और अगर ऐसा पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था, तो ये किया था आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया था। और अगर ये पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो ये की थी आपको हसरत मोहानी ने। किसने की थी? हसरत मोहानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और अगर ऐसा पूछे कि 1929 में किसने की थी लाहौर अधिवेशन में, तो वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाए हैं ना हमने पिछले वाले वीडियो में कि 1929 में जो लाहौर सेशन था वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लेकिन अगर पूछे कि पहले व्यक्ति कौन थे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले, तो वो थे हसरत मोहानी 1921 में। और यहाँ पे पूछ रहा है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग, तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 में किया था। आगे है, निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे ये? पट्टाभी सीतारमैया थे। आगे है, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? तो ये दी थी आपको विंस्टन चर्चिल ने। किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने दी थी महात्मा गांधी को फकीर की संज्ञा, भारतीय फकीर। आगे है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, ऑप्शन बी भारत विभाजन के दिन, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन या ऑप्शन डी कांग्रेस विभाजन के दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। और ये लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। आगे है, 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा,
ऑप्शन बी, सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे। ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। या ऑप्शन डी, वाइसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पूछा है कि कौन सी नहीं थी शामिल, तो ये ना आपको थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें है ना, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, नहीं लेगी बोल रहा है यहाँ पे, तो ये गलत था क्योंकि भाग ली थी। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगी। तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो इसके ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शन है एनसी केलकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई, या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आगे है, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो ये क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। आगे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेंगे पहले। हाँ, बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1928 में। और इससे एक और क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, इसको और थोड़ा सा रिमूव करके अच्छे से मार्क करेंगे। हाँ, 1928। और इससे ये भी पता चलता है कि बारदोली आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, तो ये है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? यहाँ पे यूरोपियन पूछ रहा है, तो ये कौन था आपको? जॉर्ज यूले। ये कौन था? जॉर्ज यूले। और ये कब बना था? तो ये आपको बना था 1888 में। कांग्रेस का फोर्थ सेशन चल रहा था, कांग्रेस का फोर्थ सेशन चल रहा था 1888 में। जॉर्ज यूले उसके प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। आगे है, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 को एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन क्या क्या हुआ था इस दिन? मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से सही आंसर क्या है वो थोड़ा देखेंगे। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च को प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह के नाम से विख्यात असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन सी, प्रथम गोलमेज कांग्रेस लंदन में प्रारंभ हुई थी। या ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। तो ये क्या हुआ था 5 मार्च 1931 को? तो ये हुआ था आपको गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 का पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। तो योजना समिति कौन रिलेटेड है इससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह है आपको अरविंद घोष का। यह किसका कथन है? अरविंद घोष का। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है। आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन था? निष्क्रिय विरोध, जिसको पैसिव रेसिस्टेंस बोला जाता है, और इसके जो अरविंद घोष है, कौन है ये? अरविंद घोष। और इनकी एक पुस्तक भी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। क्या नाम है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। निष्क्रिय विरोध क्या बोला जाता है इसको? पैसिव रेजिस्टेंस। कौन रिलेटेड है? अरविंद घोष। आगे है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित कर दिया था? तो कब किया था? 1898 में। कब किया? 1898 में। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1934, या ऑप्शन डी 1925। तो ये कब हुआ था? 1924। ये कौन सा सेशन था? तो बेलग्राम का सेशन था 1924 वाला। महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष बने थे। आगे है, किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था? तो कहाँ पे किया था? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। आगे है, किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो विरोध पूछ रहा है, तो ये कौन था? एनजी रंगा। किसने किया था? एनजी रंगा ने। आगे है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जनजातीय नेता कौन था? तो ये था आपको ठक्कर बापा। इसका सही आंसर क्या है? ठक्कर बापा। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता ठक्कर बापा। आगे है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? प्रोफेशनल रीडर्स, तो ये किसने दी थी?
फ्रेडरिक बी फिशर ने, किसने दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर ने दी थी। आगे है 1918 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई थी? तो कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी आपको 35%। कितनी? 35%। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918। और कौन रिलेटेड है इससे? तो गांधी जी रिलेटेड है। देख सकते हैं आप लोग कि एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन जा रहे हैं हमारे। आगे देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो कितने साल रहे थे गांधी जी? 21 साल। कितने साल? 21 साल रहे थे। और भारत कब आए थे? तो ये आए थे आपको 9 जनवरी 1915। कब आए थे? 9 जनवरी 1915। और इसी वजह से ना हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2025 का 9 जनवरी वाला जो भारतीय प्रवासी दिवस है उसका थीम क्या था। आगे देखते हैं, वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। आगे है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो ये कौन सा सेशन था? तो ये था आपको त्रिपुरी सेशन 1939 का। त्रिपुरी सेशन 1939 का, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। लेकिन गांधी जी से जो कुछ उनके अनबन चल रहे थे ना, इसकी वजह से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा और राजेंद्र बाबू मतलब राजेंद्र प्रसाद फिर जाके वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के त्रिपुरी में। और हरिपुरा अधिवेशन अगर पूछता है तो ये भी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। और 1929 वाला लाहौर, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू वाला है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? नहीं था पूछ रहा है। ऑप्शन ए मजहर उल हक, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी मौलाना शौकत अली, या ऑप्शन डी हकीम अजमल खां। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको मजहर उल हक। क्या है इसका सही आंसर? मजहरुल हक। आगे देखेंगे, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। इसका सही आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन। ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया हुआ है ऑलरेडी। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी कहा था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी कहा था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? किस वार्षिक सत्र में? तो लाहौर अधिवेशन 1929। कब था ये? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन ए धन का एक समान वितरण, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन सी प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था पूर्ण क्रांति का आह्वान? तो ये किया था आपको जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति जिसको बोला जाता है 1974 में, क्या बोला जाता है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। आगे देखेंगे, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय विस्मार्क, तो किसको जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आगे है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो किसके लिए? तो ये था आपको तुर्की खलीफा। तुर्की खलीफा को जो अपमानित किया गया था उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है ये? महात्मा गांधी की। किसकी है ये? महात्मा गांधी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने। किसका? महात्मा गांधी की देन है ये बुनियादी शिक्षा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के एक मध्य बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो ये कौन थे? ये थे आपको R.N. टैगोर। ये कौन थे? R.N. टैगोर थे। आगे है, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे है लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अब्दुल गफार खां, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो कौन थे ये? तो ये थे आपको खान अब्दुल गफर खां। कौन थे? खान अब्दुल गफर खां, लाल कुर्ती दल के नेता। आगे है भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान से रिलेटेड कौन है? तो ये है आपको विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। और कहाँ शुरू किए थे? तो 1951 में तेलंगाना में शुरू किए थे। कहाँ? तेलंगाना में 1951 में। आगे है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है आपको? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑप्शन ए आर श्रीनिवासन, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? बी आर अम्बेडकर। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए। आगे है गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है ये? अभी अभी हमने देखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला है असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद है बहिष्कार। सही आंसर इसका असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। आगे है वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की थी? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर क्या है? ये कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। ये कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। आगे है जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आगे देखते हैं वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है ये आपको लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी है। आगे है पदवियां और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? पदवियां और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? तो ये किसका था? ये असहयोग आंदोलन का। किसका था ये? असहयोग आंदोलन का। आगे देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन थे, अगर इस टाइप का डेप्थ में थोड़ा सा पूछता है तो कौन थे ये थे आपको सी आर दास। कौन थे? सी आर दास थे। आगे है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा किए हैं तो इसको बस शॉर्टकट में देखेंगे, खान अब्दुल गफार खां। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि जैसे हमें हमेशा जीवित रहना है, मतलब हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये किसने बोला है? महात्मा गांधी ने बोला है कि ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। आगे देखते हैं किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अतुल डोलिया ने। किसने? अतुल डोलिया ने। आगे है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसरे हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। मतलब किसने किया था? सम्मानित किया गया था। और किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, अगर यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और यही सम्मान उन्होंने रिटर्न कर दिया था, केसरे हिंद जो पदक है वो रिटर्न कर दिया था असहयोग आंदोलन के टाइम में। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद। आगे है तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। आगे है वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत को कोकिला के नाम से जाना जाता है? भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी मैडम भीकाजी कामा। तो ये कौन थी? ये थी आपको सरोजनी नायडू। ये कौन थी? सरोजनी नायडू थी। आगे है गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? इंग्लैंड में। कहाँ की थी? इंग्लैंड में। दक्षिण अफ्रीका पे मार्क नहीं कर दीजिएगा आप लोग, इंग्लैंड में की थी। आगे है धरती सभी के लालच के लिए नहीं
बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? यह है आपको महात्मा गांधी का कथन है। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? यहाँ पे नहीं की थी पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि साबरमती आश्रम गांधी जी, सेवाग्राम गांधी जी, फिनिक्स आश्रम गांधी जी। तो कौन सी नहीं है रिलेटेड गांधी जी से? तो विश्व भारती, विश्व भारती गांधी जी से रिलेटेड नहीं है, तो बस उस पर ही मार्क करते जाएंगे हम लोग। आगे देखते हैं, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो क्या प्रकाशित किया गया था? कौन सा पत्रिका था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? तो गांधी जी की। और कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां से प्रकाशित किया था उन्होंने। आगे है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? नहीं किया था पूछ रहा है, तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। आगे है, सरोजनी नायडू ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? मतलब सरोजनी नायडू को। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो सरोजनी नायडू को। और इसका खिताब किसने दिया था सरोजनी नायडू को? तो ये दिया था आपको महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे है, पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? टेलीग्राफ लाइन पूछ रहा है आपको, तो ये हुआ था आपको कोलकाता से आगरा। और अगर यहीं पे रेल लाइन पूछता तो मुंबई से थाने 1853। आगे है, ICS परीक्षा किस एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई? तो कब की गई थी? 1922 में। कब? 1922 में। आगे है, भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयीय अनुमोदन दिलवाया था? तो किसने दिलवाया था? तो ये डलहौजी ने। लड़कियों की पढ़ाई के लिए कार्यालयीय अनुमोदन डलहौजी ने दिलवाया था। आगे देखते हैं हम लोग, किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट स्थापित किया गया था? तो किसके टाइम पीरियड में? तो ये हुआ था आपको कैनिंग के टाइम पीरियड में। कहाँ कहाँ? कोलकाता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापना। आगे है, सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ये कौन था आपको? सर चार्ल्स नेपियर। सिंध का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1843 में। कब हुआ था? 1843 में। आगे है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विसेज की स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विसेज के नाम से जानी गई? तो किसने दिलवाई थी? कॉर्नवालिस ने। किसने दिलवाई थी? कॉर्नवालिस ने। आगे है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए थॉमस रेले, ऑप्शन बी डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी मैकियावेली या ऑप्शन डी सैडलर। तो कौन था ये? डब्ल्यू हंटर। कौन था ये? डब्ल्यू हंटर। और अगर पूछे सैडलर कमीशन कब आया था? तो 1917 में। कब आया था? 1917 में आया था। और थॉमस रेले तो ये आया था आपको 1901 में। और मैकवेले मिनट अगर पूछता है तो 1835। इन सबको रिमूव कर लेंगे हम लोग, और इसका सही आंसर क्या है? डब्ल्यू हंटर। आगे है, लॉर्ड डलहौजी के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? लॉर्ड डलहौजी के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, कौन था ये? निजाम अली। कौन था ये? निजाम अली था। आगे है, सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट की, तब वह क्या था? अच्छा, उस टाइम उसको क्या बोला जाता था? तो ये बोला जाता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष। तो कौन था चार्ल्स वुड उस टाइम में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष था। आगे देखते हैं, किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया था? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी कर्जन या ऑप्शन डी लिटन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेयो। आगे है, सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगर सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ऐसे देखा जाए तो किसको बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। आगे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसने के साथ किया था? अच्छा, कहाँ पे? मतलब किसके साथ किया था? तो किसके साथ किया था? जमींदार के साथ, क्योंकि इसको स्थायी बंदोबस्त को ना जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब शुरू किया था ये आप लोग को कब बताइए, इसको कब किया था? 1793 में। कब हुआ था स्थायी बंदोबस्त शुरू? 1793 में, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता था। आगे देखेंगे हम लोग, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स को। किसको दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। आगे है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो किसने दिखाई थी? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी। आगे है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया? तो किसके समय पारित किया गया था? लॉर्ड इरविन के टाइम में। किसके समय? लॉर्ड इरविन के टाइम में।
आगे देखेंगे विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। आगे है कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था। तो ये कौन हुआ था? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको मेयो। कौन हुआ था? मेयो। आगे देखेंगे भारत में प्रारंभिक प्राच्यवाद विलियम जॉन्स थे। ये कौन थे? आपको उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछने चाहिए, अगर पूछता है तो याद रख लीजिएगा कि विलियम जॉन्स तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 13 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931 को पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली बन गई थी। आगे है 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो उस टाइम कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आगे है भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये तो सही है। इसे बंगाल और बिहार में क्रियान्वित किया गया था, ये भी सही है। जमींदार केवल माल गुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था भी इसको बोला जाता था। मतलब यहाँ पे गलत ही पूछ रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमींदारी केवल माल गुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं थे। तो भूमि के स्वामी भी थे जमींदार, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। आगे देखेंगे हम लोग स्थायी बंदोबस्त से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे। तो किसका लाभ प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए प्रथागत दखल के अधिकारों का, ऑप्शन बी केवल काश्तकारी अधिकारों का, ऑप्शन सी उच्च लगान के मांगों का, या ऑप्शन डी राजस्व संग्रहण अधिकारों का। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथागत दखल के अधिकारों का। आगे है कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे, आपको डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, अंग्रेज थे, निज़ाम थे और मराठा थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है और कौन से वॉर में होती है। मतलब टीपू सुल्तान का जो वॉर चल रहा था ना, 4 वॉर हुए थे ना आपको, वो बताइए। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे आपको 4, उसमें से किस में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और उनका ईयर बताइए। आगे रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, और ऑप्शन सी इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका सही आंसर क्या है? रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इम्प्रेस ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। तो किसको किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। किसको? नियंत्रण बोर्ड को किया गया था। आगे है कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था। तो कौन सा बना था? ये बना था शिमला। कौन था? शिमला। आगे है किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम ने एवं क्वीन मैरी को बॉम्बे की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि क्वीन मैरी और बम्बई की यात्रा करने के लिए आए थे जॉर्ज पंचम, उनकी स्मृति में बनाया गया। तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को, गेटवे ऑफ इंडिया को। आगे है विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। नहीं किया गया था पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये नहीं शामिल किया गया था। आगे है वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह करना, ऑप्शन बी हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय, ऑप्शन सी शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना, या ऑप्शन डी संविधान सभा का गठन। तो इसका सही आंसर क्या है? शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। आगे है अरुणडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी। किस विषय की चर्चा थी? तो इसका सही आंसर क्या है? राजनीतिक सुधार। इसका सही आंसर क्या है? राजनीतिक सुधार। आगे देखेंगे चार्ल्स विलिंगसन का भगवत गीता की अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो कब किया गया था? 1785 में। कब? 1785 में। आगे है कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है। कौन सा देता है? तो भारत का कानून 1935। क्या है? भारत का कानून 1935
श्रम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है। आगे है, भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा है और यह कब सत्ता में आया था? तो कौन सा है ये? मद्रास श्रम संघ 1918। क्या है ये? मद्रास श्रम संघ 1918। आगे है, कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों के प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या है? मुंडा विद्रोह। इसका सही आंसर क्या है? मुंडा विद्रोह। आगे है, इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली या सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खां इनमें से अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था। आगे देखते हैं, 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? डायरेक्ट किसके आंसर पे आएंगे? तो कौन थे? एनजी रंगा थे। आगे है, बम्बई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था? ऑप्शन ए NM जोशी, ऑप्शन बी VP वाडिया, ऑप्शन सी अरुणा असफ अली या ऑप्शन डी NM लोखंडे। तो इसका सही आंसर क्या है? NM लोखंडे। आगे देखते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको हराया था? मेजर बारो को। किसको हराया था संथालों ने? मेजर बारो। और संथाल विद्रोह के ईयर देख लीजिए आप लोग, 1855। आगे है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है आपको चार्ल्स बॉल द्वारा। किसके? चार्ल्स बॉल द्वारा। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोगों की, मतलब किसी भी टाइप के क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।